फौजी की पत्नी का 15 अगस्त। अरे बेटा, कब तक वापस आएगा? हम कब से तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोला ना माँ, कुछ दिन में आ जाऊंगा, चिंता क्यों करती हो? अरे तेरी ही शादी है और तू ही अपनी शादी में ही टाइम पर नहीं आएगा तो हमें चिंता तो होगी ना। ऐसी भी क्या ड्यूटी है कि अपनी शादी के लिए भी छुट्टी नहीं ले सकता? माँ, तुम जानती हो ना कि मुझे अपनी नौकरी से कितना प्यार है। ऐसे ही नहीं है, मैं एक फौजी हूँ और एक फौजी का कर्तव्य होता है कि सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना और साथ में अपने देश की रक्षा करना। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। यूँ तो तुझसे इन सब बातों में कोई नहीं जीत सकता। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, पर शादी में तो आ ही जाना। इस तरह शांति बात कर लेती है और उसके बाद रोहन अपनी ड्यूटी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। सावधान, चलो। ट्रेनिंग में उन्हें सबसे नीचे दीवार के अंदर से निकलना पड़ता है और कीचड़ होता है काफी। उसके बाद उन्हें दीवार और पहाड़ों पर भी चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से वहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग चलती है। और वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। अब शादी में बिल्कुल 2 ही दिन बचे थे। अरे शांति, तूने तो सारी तैयारियां कर दी है, लेकिन तेरा बेटा अभी तक नहीं आया है। तुझे तो पता ही है कि फौज की नौकरी कैसी होती है। एक फौजी के लिए हर चीज से ज्यादा जरूरी उसके लिए सबसे पहले उसका देश होता है। आ जाएगा। इस तरह वहाँ पर सभी लेडीज गीत और संगीत गाने लगती हैं और उसके बाद शांति अंदर आती है। क्या बात है भाग्यवान, जो इतनी परेशान लग रही हो? परेशान तो बस इसलिए हूँ कि अब तक रोहन घर वापस क्यों नहीं आया। सोच रही हूँ कि शादी तक भी आएगा या नहीं। अरे तुम्हें अपने फौजी बेटे पर यकीन नहीं? एक फौजी का वादा कभी झूठा नहीं होता। विश्वास रखो, वो आ जाएगा। इस तरह शादी की तैयारियां चलती हैं और शादी से 2 दिन पहले रोहन घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर सबको बहुत खुशी होती है और शांति थोड़ा भावुक हो जाती है। मेरा बच्चा, कैसा है तू? कितने समय बाद देखा है तुझे। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? निधि भी खुश होकर आती है और दौड़कर अपने भाई के गले लग जाती है। भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता छुटकी। बस बढ़िया। अब जल्दी चलिए, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ और आपको तैयार भी तो करना है। अरे रहने दे, तुझे पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मैं बिना फेशियल के भी तो अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ लग रहे हो, लेकिन आपकी शादी है तो आपको तो तैयार होना चाहिए। चलिए जल्दी। इस तरह धूमधाम से शादी की तैयारियां चलने लगती हैं और रोहन को भी घर आकर काफी अच्छा लगता है। और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और सारे रस्मों रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में बहू का धूमधाम से स्वागत करवाया जाता है। एक मूवी में देखा था कि फौजी शादी करते ही उसी दिन वापस चला गया था। कहीं यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं होने वाला ना। रोहन प्रीति के पास आता है। आप कल कहाँ पर चलना पसंद करेंगी? कहाँ जाना है? मेरा मतलब है कि कल हम कहीं घूमने चलेंगे। जी, आपको जहाँ जैसा ठीक लगे हम वहीं चलेंगे। ठीक है, पहले आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। उसके बाद प्रीति जाकर कपड़े बदल लेती है और उसके आने के बाद रोहन कपड़े बदलने चला जाता है। शुक्र है कि अभी ये कुछ दिन यहाँ पर है, वरना मैं तो सोच रही थी कि ये यहाँ नहीं रुकेंगे। उसके बाद रोहन और प्रीति सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सबसे पहले प्रीति की पहली रसोई की रस्म होती है और वो सबके लिए आलू और छोले की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म पूरी बनाती है और उसने आटे का हलवा भी बनाया था। बस सबको खाना पसंद आ जाए। उसके बाद प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती है। सब खाना खाते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। भाभी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाना खाकर तो सच में मजा आ गया। हाँ वाकई, खाना तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ, हमारे घर में तो एकदम अन्नपूर्णा का प्रवेश हो गया है। खाना खाकर एकदम आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल जी, इसी बात पर आप बहू को अच्छा खासा नेक दे दीजिए। रमेश एक लिफाफा निकालता है और प्रीति को देने लगता है। ये लो बेटा, तुम्हारा नेक। नहीं पापा जी। अरे बेटा रख लो, लेने से मना नहीं करते, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। और क्या भाभी, कभी भी आती लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। इस तरह सब प्रीति का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं और प्रीति ने भी अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। रोहन प्रीति के साथ बाहर घूमने जाता है। दोनों एक मॉल में गए थे। वाह, ये मॉल तो सच में बहुत ही बड़ा और सुंदर है। हाँ बिल्कुल, चलो हम चलकर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। बताइए क्या खरीदना है आपके लिए? जी, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी शादी में ही हमने इतनी सारी शॉपिंग की है। फिर भी मेरी तरफ से भी तो एक गिफ्ट होना चाहिए। चलिए हम चलकर आपके लिए एक साड़ी खरीद लेते हैं। दोनों आगे शॉपिंग करने जाते हैं और रोहन अपनी चॉइस की साड़ी प्रीति के लिए खरीद रहा था कि तभी रोहन के पास एक अर्जेंट कॉल आ जाता है।
आप जब तक साड़ी देखिए, मैं जस्ट अभी बात करके आता हूँ। जी ठीक है। इतना कहकर रोहन बात करने के लिए साइड में चला जाता है। यस सर। मैं जानता हूँ रोहन कि तुम अपनी शादी के लिए घर गए हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें कल ही वापस लौटना होगा। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन आ गया है जो कि हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और तुम अपनी टीम के लीडर होने के नाते तुम्हें सबसे पहले आना होगा। यस सर, बिल्कुल। आई एम कम्प्लीटली रेडी एंड आई विल बी देयर सर। रोहन कॉल कट करके अंदर आ जाता है। क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुमने कौन सी साड़ी पसंद की है? मुझे ये पर्पल वाली साड़ी बहुत पसंद है। इसका डिजाइन कितना सुंदर है और इसका बॉर्डर भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो हम यही देंगे। आप हमारा ये ऑर्डर पैक कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद ऑर्डर लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं और रात को जब सब खाना खा लेते हैं और उसके बाद सब सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। बेटा, तुम जब भी घर आते हो तो हमारे घर में एकदम बाहर आ जाती है। कभी कभी जब तुम त्योहार पर घर नहीं होते ना, तो बड़ा मन करता है कि तुम्हें भी घर पर होना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने घर पर ही रहता हूँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल। हाँ माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि जैसे ही ऐसा कहने पर रोहन चुप्पी साध लेता है तो मानो सबके दिल ठहर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रोहन आगे क्या बोलने वाला है। हालांकि प्रीति को अभी इस बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं है, इसलिए रोहन साफ सुथरी बात कह देता है। माँ, मुझे कल ही ड्यूटी पर वापस लौटना होगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मिशन आ गया है। सभी के चेहरे के भाव पहले ही बदल चुके थे, क्योंकि उन्हें तो अच्छे से पता था कि रोहन उन्हें क्या खबर देने वाला था। लेकिन प्रीति, जो पहले अनजान थी, ये बात सुनकर अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो आपको कल ही वापस जाना होगा? क्या आप अपनी छुट्टी को थोड़ा और लंबा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? नहीं प्रीति, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है। मुझे तो अभी तेरी छड़ी से पिटाई करनी होगी। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे पसंद का खाना बनाकर तैयार करके रखती। मैं जानती हूँ इस बारे में तुझे दिन में ही पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी तुझे रात को ही बताना था। कोई बात नहीं माँ, जल्दी घर वापस आऊंगा, तब तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। अभी तो बस पैकिंग कर लेता हूँ। इसका मतलब जो दिन में कॉल आई थी वो इसी बात को लेकर आई होगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश रोहन जी अभी कुछ दिन और घर पर रुक पाते। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और हम एक दूसरे को ठीक से जान और पहचान तक नहीं सके। बहुत सारे ख्याल जो इंसान को विचलित कर देते हैं। शांति भी अपने मन को मारने की कोशिश कर रही थी। वो रात को रसोई में जाती है और अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म गुजिया बनाने लगती है, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, उसे बनाने में काफी मेहनत लग रही थी, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने बेटे को अपने हाथ की बनी गुजिया खिलानी थी। जब रात को रमेश की आंख खुलती है और वो शांति को पास में नहीं देखता तो वो समझ जाता है, इसलिए वो उठकर रसोई में आता है। इतना समय हो गया लेकिन तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। बेटे ने दिन में नहीं बताया, लेकिन पूरी रात जाग कर भी उसकी पसंद का खाना बनाना है तुम्हें। माँ की ममता ऐसी ही होती है, कोई इसे क्या ही समझे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रोहन का बैग पैक कर रही थी। आपने तो कहा था कि आप कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर रुकेंगे। हमारी नौकरी में ऐसा ही होता है, कब बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो अब आप कब आएंगे? कुछ नहीं कह सकते। अभी बहुत से त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले सावन आएगा, जिसमें महाशिवरात्रि आएगी। उसके बाद 15 अगस्त, रक्षाबंधन, फिर करवा चौथ। क्या आप तब आएंगे? कुछ नहीं कह सकते। त्योहारों पर बाकी सबकी छुट्टी होती होगी, लेकिन हमारी तो नहीं। लेकिन 15 अगस्त पर तो सभी सरकारी दफ्तरों की भी छुट्टी होती है और उस दिन तो किसी को भी काम नहीं करना होता। रोहन को प्रीति की आंखों में दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी और इस वजह से वो कोशिश कर रही थी कि रोहन किसी दिन तो जल्दी ही घर वापस आ जाए। न जाने क्यों वो उसका दिल ना तोड़ सका और बिना सोचे समझे कह दिया। सही कहा, 15 अगस्त तक देख सकता हूँ, अर्जी डाल दूंगा। प्रीति के चेहरे पर हल्के से राहत के भाव आ जाते हैं और वो अब थोड़ी राहत के साथ रोहन का बैग पैक करती है। उसके बाद प्रीति और रोहन सो जाते हैं और अगले ही दिन सुबह रोहन ड्यूटी पर जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। तब शांति उसे गुजिया देती है। ले, तेरे लिए मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है और सुबह बहू से तेरे लिए तेरी पसंदीदा आलू के पराठे बना दिए। इन्हें अच्छे से खा लेना। माँ, तुम भी ना अक्सर खुद को परेशान करती हो। चुप कर, नहीं तो लगाऊंगी अभी खींच कर एक। अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए माँ को भला कौन सी परेशानी होगी। शांति भी बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी, लेकिन खुद को संभालती है और कहती है, अच्छा ठीक है, आराम से जाना। उसके बाद सबसे अलविदा कहने के बाद रोहन वहां से चला जाता है।
आज रोहन गया था तो घर में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। सब बड़े गुमसुम और ख्यालों में खोए हुए थे। अगले दिन फिर भी हालात सामान्य हुए, लेकिन ये सब प्रीति के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जब रात को प्रीति खाना बना रही थी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। अभी खाना बनाकर उन्हें फ़ोन करती हूँ। प्रीति सबके लिए खाना बना देती है और सबको खाना परोस देती है। सब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद प्रीति कमरे में जाती है और रोहन को कॉल करने लगती है। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। प्रीति का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है क्योंकि उसने रोहन को बार बार फोन मिलाने की कोशिश की तो उसका फोन नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ पर है जो उनका फोन ही नहीं लग रहा। आज पूरे दिन से मेरी बात ही नहीं हुई है। इस तरह प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और अगले 2 दिनों तक भी उसकी जब रोहन से बात नहीं हुई थी तो वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, बस उनसे बात नहीं हो पा रही है। आपको पता है कि वो कहाँ है और उनका नंबर क्यों नहीं मिल रहा? शांति समझ जाती है। हाँ बेटा, वो एक बहुत जरूरी मिशन पर गया है और मिशन के दौरान घर वालों से बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। बस कोई भी जानकारी लीक होने से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, जल्दी ही उसका फोन आ जाएगा। ये सुनने के बाद प्रीति को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन बेचैनी कहाँ खत्म होने वाली थी। प्रीति हर रोज नियम से मंदिर जाती थी और वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करती थी। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। मैं बस अपने पति की लंबी उम्र के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। वो इस समय जहाँ भी हो सही सलामत हो। यूं ही शाम को उनसे मिलने के लिए एक जोड़ा आता है। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है और आपसे मिलने के बाद तो और भी ठीक हो गए हैं। प्रीति अंदर सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी, बाहर सब बातें कर रहे थे। और बताइए कमांडिंग जनरल साहब जी, कैसा है सब? जी बिल्कुल सब बढ़िया है। अभी 1 महीने की छुट्टी काटने के लिए घर पर आया था। अच्छा है, घर परिवार के साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए। जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और वो हसीन पल कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। प्रीति वहां आ गई थी और वो ये सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद प्रीति उन दोनों के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है। हम तो आपकी बहू से ही मिलने आए थे। शादी के समय मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी, इसलिए आ नहीं सका। कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझते हैं। फिर वो थोड़ी देर वहां बैठ जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो एकदम गुमसुम हो गई थी। उसके बाद वो सबसे बात करने के बाद वहां से चली जाती है। आप कहे तो एक बार मैं प्रीति से मिल लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सुनीता प्रीति के कमरे में जाती है और नॉक करती है। प्रीति सुनीता को अंदर आने देती है और उसके बाद सुनीता बैठकर उससे बातें करती है। लगता है कि तुम अपनी फौजी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गई हो, इसलिए इतनी गुमसुम हो। ये बात सुनकर प्रीति हल्की सी भावुक हो जाती है और कहती है, दरअसल मुझे एक चिंता खाई जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है और फोन भी नहीं मिल रहा। मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। शुरुआत में मेरे साथ भी यही सब होता था। मैं भी बहुत परेशान रहती थी और बड़ी बेचैन हो जाती थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे समय के साथ आदत पड़ जाएगी। ये सब उनकी नौकरी का हिस्सा है और हमें भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद सुनीता प्रीति को हौसला देती है और अपने जीवन के कुछ किस्सों के बारे में प्रीति को बता रही थी। तब आखिर में सुनीता एक और किस्सा प्रीति को बताती है। तुम्हें पता है, मैं शादी करने को लेकर बहुत ज्यादा रिबेलियंस थी। हाँ, हालांकि मेरी चॉइस फौजी ही थी कि मुझे किसी फौजी से शादी करनी है, क्योंकि मेरे अंदर भी देशभक्ति की बहुत ज्यादा लगन और भावना थी। लेकिन जिस उम्र में मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाह रहे थे, उस समय मुझे शादी नहीं करनी थी और मेरे माता पिता भी थोड़े खुले विचारों के थे। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले जाकर लड़के से मिल लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं एक ब्रिज पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रही थी। तब ये मेरे सामने आए और एक लड़की का पीछा कर रहे थे। लड़की आगे भाग रही थी और इन्होंने उसका हाथ पकड़ा। मुझे लगा लड़की को छेड़ रहे हैं, इसलिए मैंने इनका डटकर सामना किया और बाद में पता चला कि ये सिर्फ उस लड़की को उसका पर्स लौटा रहे थे और उस लड़की को भी कुछ गलतफहमी हो गई थी। ये उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए लड़की इनसे भाग रही थी। इस बात पर प्रीति खूब ठहाके लगाकर हंसने लगती है। ये तो सच में कमाल की बात हो गई।
तुम सोच नहीं सकती कि इन्हें कितना ज्यादा एम्बैरेस्ड हुआ था और उनके गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने इन्हें मिलने के लिए कॉल किया तो पता चला कि ये तो वही लड़का है। फिर मुझे लगा कि हाँ, इनका दिल भी साफ है और ये फौजी भी है और हम दोनों की उस समय जोड़ी जम गई और हमने कुछ समय बाद शादी कर ली थी। इस तरह सुनीता प्रीति को हौसला देती है और अगले दिन प्रीति की रोहन से बात हो जाती है, जिसकी बात उसे थोड़ा अच्छा लगता है। आपको पता भी है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी? अच्छा, तो तुम मुझे मिस कर रही थी? बिल्कुल नहीं। जिस पति को सिर्फ अपनी नौकरी से प्यार है और अपनी पत्नी से नहीं, मैं उसे भला क्यों मिस करूंगी? तुम तो जानती हो ना कि फौजी कैसे होते हैं। उनका घर वालों से भी प्यार होता है, लेकिन देश प्रेम भी तो बहुत होता है। क्या बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहाँ पर रहे हैं? आज हम पहाड़ी और हिमालय वाले इलाकों में हैं, जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, इसलिए बस थोड़ी ठंड लग रही है। आप अच्छे गर्म कपड़े पहन लीजिए और अपना ध्यान रखिए। क्या आपने खाना खा लिया? हाँ, खाना तो खा लिया। खाने में क्या खाया? यहाँ पर बढ़िया शाही पनीर, दाल मखनी और चॉप है। अच्छा जी, फिर तो सही पार्टी हो रही है आपकी। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रोहन कॉल कट कर देता है और वो बर्फबारी इलाके में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने ग्लव्स पहने थे और उसके हाथ में एक सूखी एकदम कड़क रोटी थी, जिसे खाने के लिए भी जिगरा चाहिए। अरे जल्दी से रोटी खत्म कर ले, फिर रोटी खाने का भी समय नहीं मिलेगा। और आज तो रोटी बाकी समय से थोड़ी सी नरम है। हाँ, आज की रोटी पहले से काफी मुलायम है। वही सूखा रूखा खाना खाकर खाने को अप्रिशिएट करना और ऐसा खाना खाना हमारे फौजी ही कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना अगला मिशन जो चालू करना था, वहां बर्फबारी में भी उन्हें कड़ा पहरा देना पड़ रहा था। लेकिन सभी फौजी वहां पर अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़े थे और बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। जहां बाकी घरों में सभी लोग आराम से आराम फरमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फौजी बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे थे। यूं ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद प्रीति रोहन से बात करती है। आप 15 अगस्त के लिए आ रहे हैं ना? कैसे बताऊं, अर्जी खारिज हो गई है। बोलिए ना। हाँ, मैंने अर्जी दी है। रोहन प्रीति का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। और हालांकि अभी 15 अगस्त आने में 2-3 महीने बाकी थे, इसलिए रोहन पहले ही छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। प्रीति मंदिर में पूजा करने गई थी। हे प्रभु, सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है। मैं जानती हूँ कि फौजी नौकरी में छुट्टी मिलना आसान नहीं, लेकिन मेरे पति की एक लंबी आयु हो और दूसरा हो सके तो वो घर पर त्योहार मनाने इस बार जरूर आए। इस तरह प्रीति हर रोज अपने पति की लंबी उम्र के लिए मंदिर जाया करती थी। लेकिन आज जब वो मंदिर से घर लौटती है तो उसे एक अच्छा सरप्राइज मिलता है। सामने सोफे पर रोहन बैठा था और जिसे देखकर प्रीति फूले नहीं समाती। मुरझाए हुए चेहरे, हाँ, आप सबके मुरझाए हुए चेहरे देखकर मुझे लग रहा था कि सबको मेरी याद आ रही होगी, तो सोचा कि अरे सब कुछ। इस तरह सब लोग बहुत खुश हो गए थे और अब रोहन कुछ दिन घर पर टाइम स्पेंड करता है। पहले दिन तो प्रीति रोहन की पसंद का सारा खाना बनाती है। शांति और निधि रसोई में आती है। अरे बेटा, तुझे सुबह से देख रही हूँ कि तू सुबह से रसोई में लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या कर रही है आज? मम्मी जी, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में हर कोई मीठे पूड़े, गुलगुले और घेवर खाता है, तो क्यों ना उनकी पसंद की भी चीजें बनाई जाए। आप भी मम्मी की तरह बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड है और भैया की खूब खातिरदारी होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भैया के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही पूरा दिन रसोई में लगी रहोगी तो कब तक गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर शांति को बड़ा बुरा लगता है, इसलिए शांति अगले ही दिन एक काम वाली रख लेती है। और जब प्रीति घर का काम करने लगती है, बेटा तुम्हें काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के लिए सारा काम करने के लिए काम वाली रख ली है हमने। अब हम सब साथ मिलकर खूब एंजॉय करेंगे और तुम भी रोहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। इस तरह प्रीति रोहन के साथ बहुत एंजॉय करती है। और जब बारिश आती है तो सब छत पर बारिश में मजे करते हैं। सब बारिश में डांस कर रहे थे। बारिश में नहाने का मजा ही अलग है। कितना अच्छा लग रहा है ना भाभी? और खासकर तुम्हारे भैया का घर पर होना और ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मैं भी बहुत समय बाद बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ। जिंदगी में हमेशा हर समय एंजॉय करना चाहिए। अरे अब तो मेरी बूढ़ी हड्डी में जान नहीं है, तो बहुत बारिश में नहा लिया। मैं तो जाकर कपड़े बदल रहा हूँ। उसके बाद सब बारिश को देखते हुए चाय पकोड़े खा रहे थे। शाम को प्रीति और रोहन बाजार घूमने जाते हैं और जब दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं तो प्रीति हर छोटे लम्हे की छोटी छोटी वीडियो बना रही थी और क्यूट पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। प्रीति रोहन की यूनिफॉर्म पहनती है और सैल्यूट करती है। बताओ कैसी लग रही हूँ? मुझसे भी अच्छी।
हूँ। उसके बाद रोहन प्रीति की यूनिफॉर्म में भी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करता है। इस हफ्ते के दौरान वो बहुत ज्यादा खुश थी और एक हफ्ता खत्म होने के बाद रोहन को वापस अपने काम पर जाना पड़ता है और अब इस बार प्रीति थोड़ी उदास होती है। तो देखो, अगर इस तरह उदास होकर मुझे भेजोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मैं ठीक से अपना काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि खुश होकर कैसे भेजा जाता है, थोड़ा सा तो दिल दुखता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 15 अगस्त पर आप वापस आओगे ना। कुछ देर रोहन चुप्पी साध लेता है और अब प्रीति भी बिना कहे रोहन की बात समझ जाती है। ठीक है, समझ गई, कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म करिए और जल्दी से जल्दी हमारे पास छुट्टी लेकर फिर से आ जाना। बड़ी जल्दी तुम पर फौजी का रंग चढ़ गया है और कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी हो अब। कहते हैं ना, संगत का असर तो होता ही है। देखिए, मैंने आपके लिए बढ़िया मीठा चूरमा भी पैक कर दिया है और सारा आपकी पसंद का खाना है और थोड़ा सा आम का अचार भी है। मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ नहीं शाही पनीर मिलता है आपको हर रोज वहाँ। कभी कभी अचार के साथ भी रोटी खा लेना, हाजमा भी अच्छा रहेगा। ठीक है माय डियर वाइफ, आपका हुक्म सर आंखों पर है। अब इसी के साथ रोहन अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बाद प्रीति को एक खुशखबरी मिलती है तो वो उसे फोटो भेजती है, लेकिन रोहन का फोन बंद आ रहा था तो वो समझ गई थी कि वो फिर से एक मिशन पर गया है। लेकिन 2 दिन बाद जब रोहन फोटो देखता है तो वो खुश होकर प्रीति को कॉल करता है। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, जल्दी हमारे घर में एक नन्ही किलकारी गूंजने वाली है। इस तरह घर में सब खुश थे। अब 15 अगस्त का दिन भी नजदीक आ रहा था, साथ ही हरियाली तीज भी आ रही थी। पड़ोस में सभी पत्नियां अपने पतियों के साथ और बच्चों के साथ शॉपिंग करने जा रही थी और कभी घूमने जा रही थी। एक दिन प्रीति खिड़की पर खड़ी थी और वो पड़ोसनों को देख रही थी। चलो, अच्छा है कि हमने शॉपिंग कर ली, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इसी खुशी में अब अंदर जाकर मुझे एक बढ़िया सा गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला देना। बिल्कुल पतिदेव जी, चलिए। उन जोड़ों को इस तरह देखकर और साथ शॉपिंग करता हुआ देखकर प्रीति को भी रोहन की बहुत याद आ रही थी, लेकिन तभी वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पापा नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुमसे मिलने जरूर आएंगे। देखते ही देखते 15 अगस्त आने लगता है और सभी 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे थे। स्कूल में भी 15 अगस्त की तैयारियां हो रही थी और स्कूल को सजाया जा रहा था। साथ ही झंडा फहराने की भी तैयारियां हो रही थी। गली में बच्चे भी झंडे लेकर घूम रहे थे और साथ ही कुछ छतों पर पतंग उड़ाने की भी तैयारियां चल रही थी। प्रीति पूरे परिवार के साथ छत पर बैठकर चाय पी रही थी। मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से रोहन हर 15 अगस्त को इतनी सारी पतंग उड़ाया करता था। सुबह से शाम हो जाया करती थी और उसे पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था। सच कहा तुमने, 2 दिन बाद 15 अगस्त है, लेकिन हमारा घर बिल्कुल शांत है। बचपन से लेकर बड़े होने तक रोहन ने घर में 15 अगस्त पर पतंग उड़ाई है, लेकिन देखते ही देखते समय बीत गया और कब हमारा छोटा बेटा इतना बड़ा हो गया कि वो देश की रक्षा करने के लिए देश के बॉर्डर पर खड़ा है। भैया होते तो मैं भी उनके साथ पतंग उड़ाने की कोशिश कर लेती थी, लेकिन अब तो मेरा मन पतंग उड़ाने का बिल्कुल नहीं करता। सभी बहुत भावुक हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हर कोई छत पर अपने परिवार के साथ पतंग उड़ा रहा था, जिन्हें देखकर निधि कह रही थी, देखो किस तरह सभी अपने परिवार के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, सब कितने खुश हैं और सब साथ में मिठाई भी खा रहे हैं। ये सब सुनकर प्रीति भी बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल करती है। देखते ही देखते अब 15 अगस्त भी आ जाता है, पता ही नहीं चलता। सामने वाली छत पर पायल अपने पति के साथ पतंग उड़ा रही थी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सामने अपनी छत से प्रीति कहती है, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो दीदी। आ जाओ प्रीति, तुम भी हमारे साथ आकर पतंग उड़ा लो। बस आप उड़ाइए, मुझे पतंग नहीं उड़ानी आती। इस तरह सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन और उनके साथी बॉर्डर पर लड़ रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। हेडक्वार्टर के ऑफिसर वॉकी टॉकी से कहते हैं, टारगेट नंबर 1 किल, टारगेट नंबर 1 किल, नाउ हाई। दूसरी तरफ रोहन वॉकी टॉकी से कहता है, रोजर। वहाँ पर फायरिंग हो रही थी और हमारे जवान फौजी पूरी निष्ठा के साथ आतंकवादियों का सामना कर रहे थे। मूव एंड फायर। उधर से आतंकवादियों का हमला नहीं रुक रहा था और सही मौके को देखकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और आतंकवादियों के ऊपर शूट कर देते हैं और साथ में इस तरीके से लड़ाई बढ़ती जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सुनीता के घर पर, चलो बच्चों 15 अगस्त है, तुम लोगों को पतंग नहीं उड़ानी? नहीं मम्मी, हमारा पतंग उड़ाने का मन नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, हम शांति आंटी के घर चलते हैं। अपने बच्चों को लेकर सुनीता 15 अगस्त वाले दिन शांति के घर चली जाती है और वहाँ पर सब लोग बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। प्रीति, इस समय तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से खाया पिया करो। क्या सुन रही हूँ मैं कि तुम ठीक से खाने पर ध्यान नहीं देती हो? कई बार खाना खाने का मन नहीं करता, उल्टी आ जाती है।
हाँ, ये सब तो इस समय बहुत लाज़मी है, लेकिन खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोरी आ जाएगी और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तभी रमेश के पास कॉल आता है और वो सुनकर उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद सुनीता के पास भी कॉल आता है, तो काफिन के अंदर तिरंगे को लपेट कर लाया जाता है। सुनीता के घर वालों पर तो बिजली ही गिर पड़ी थी। जब सुनीता और उसके बच्चों ने उसके अंदर बेजान कमांडिंग जनरल को देखा, तो उन्होंने सबसे पहले पूरे गर्व के साथ उन्हें सल्यूट किया। आपने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। सुनीता का पूरा परिवार बहुत रो रहा था और बच्चों की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे और वहां पर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। और जहां 15 अगस्त पूरे देश के लिए खुशी का माहौल था, वहां पर एक परिवार के लिए सबसे इमोशनल पल था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर के आगे भी यही माहौल था। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सिपाही उन्हें जब काफिन खोल कर दिखाता है तो उसमें रोहन नहीं था, सिर्फ उसकी खून से लथपथ वर्दी रखी थी। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब प्रीति रोने लगती है। आपने तो वादा किया था कि अगले त्योहार पर घर जरूर आएंगे और एक फौजी कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, तो आपको वादा निभाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ शांति, रमेश और निधि की भी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अंतिम संस्कार किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कुछ समय बाद उन्हें राष्ट्रपति रोहन और कमांडिंग जनरल के परिवार को ब्रेवरी के अवार्ड से नवाजा गया। इस तरह दिन गुजर रहे थे और पूरे 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद फिर से 15 अगस्त आता है और अब प्रीति का बेटा 5 साल का भी हो गया था। अरे बेटा, तुम्हें ठीक से पतंग उड़ानी चाहिए, इस तरह तुम पतंग उड़ाना नहीं सीख पाओगे। आप मुझे ठीक से ना पतंग उड़ाना नहीं सिखाती हो, ना उड़ाने देती हो। सबके पापा उन्हें बहुत अच्छे से पतंग उड़ाना सिखाते हैं और मेरे पापा क्यों नहीं आते। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। बेटा, तुम तो जानते हो ना कि पापा तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन वो अब हमारे पास नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें पापा के लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और फिर तुम भी तो उनकी तरह बहादुर फौजी बनना चाहते हो ना, तो इस तरीके से तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। फौजी बनना और किसी घर से फौजी को बनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। एक फौजी हमारे देश की शान है और उनकी वजह से ही ये सारा जहां है। हमारे इतने सारे फौजियों का बलिदान, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए पल पल अपना आराम और चैन सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो हमें भी सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं, हमेशा ही उनके लिए सम्मान पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और जब दरवाजा खुलता है तो सामने रोहन खड़ा था, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया था। लेकिन उसका अब बायां हाथ नहीं था, लेकिन वो सही सलामत आ गया था। यही परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी बात थी। बेटा, सच बता, ये कोई सपना तो नहीं है ना? क्या ये सच में हकीकत है? हाँ माँ, हकीकत है। मैं तो आतंकवादियों की चपेट में आने वाला था, इसलिए भेष बदलकर बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर गया और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मिशन पर निकल गया और वो बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट मिशन था, इसलिए मैं ठीक होने के बाद किसी को कुछ नहीं बता सका। आपको पता भी है कि हम सब यहाँ पर कितना ज्यादा परेशान हो गए थे और आपके बिना एक एक पल बहुत भारी लग रहा था। पता भी है किस तरीके से 5 साल बिताए हैं और अब चिंटू आपको देख रहा है तो उसे कितनी खुशी है। इस तरह सभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोहन सबकी बात को समझ पा रहा था। हालांकि रोहन का अब एक हाथ नहीं था, इसलिए वो खुद को, क्या बात है, घर आने की खुशी नहीं हुई? ऐसा नहीं है, बस मेरा अब एक हाथ नहीं है तो अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। खबरदार, जो ऐसा कहा तो आपने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अब मैं टीचर बन गई हूँ, तो आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से चिंटू के साथ 5 साल का समय आप बिता नहीं सके तो उसे पूरा कीजिए। उसे एक पिता की जरूरत थी, तो अब वो कमी पूरी हो जाएगी और उसे भी आपकी तरह फौजी बनना है, तो उसके लिए भी तो उसे हमें तैयार करना है। फिर तो अच्छी बात है, मैं उसे अभी से ही ट्रेनिंग दूंगा, तब जाकर वो कभी एक अच्छा फौजी बन सकेगा। मैं उसे तैयार करूंगा। इस तरह एक फौजी की पत्नी के कई साल 15 अगस्त यूं ही बीत जाते थे, लेकिन पहली बार 15 अगस्त पर उसका फौजी पति घर आया था, लेकिन एक बलिदान देने के बाद।